डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। बहुत स्वागत आपका मिशन स्टूडेंट प्रयागराज में। हम लोग आजकल परसेंटेज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज में कल हमने कुछ यानी पिछले वीडियो में हमने कुछ फार्मूले पर चर्चा किया, कुछ तरह के सवाल पर बात किया। अब कुछ नए प्रश्नों पर आज बात करूंगा, और बल्कि जो लास्ट में कल मैंने किया था उसमें कुछ और प्रैक्टिस एक्सरसाइज ले सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ले सकते हैं, तो जिससे क्या होगा कि आपकी रफ्तार बहुत तेज हो सकती है ना। अगर अभ्यास कर लें आप तो बहुत रफ्तार तेज हो सकती है। और देखते कैसे। एक प्रश्न ऐसे ही लेता हूं कि मान लो कोई वस्तु है, मान लो चीनी ही ले लेता हूं। चीनी का मूल्य 30% बढ़ गया, जिससे उसकी खपत जिससे उसकी खपत 50% कम हो गई। विक्रेता की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विक्रेता की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब क्या करना होगा? जैसे अब आप अगर सूत्र से लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे? आप लिखेंगे +30 -50 -30 गुणा 50/100। ये मैंने पिछले फार्मूले को मैं लेके एक सवाल प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो इसको जब आप लगाएंगे तो बनेगा 30 - 50 और -15। अब सोचो कितना हो गया ये। तो 30 - 15 15, यानी कि आ गया 35। देखो भाई, 30 - 65 बराबर हो गया -35, यानी ये पता चल गया उसकी आय 35% प्रभावित हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इसमें क्या समस्या है कि जो सिंबल प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर आप 100 मानकर लगाएंगे तो कभी सिंबल प्रॉब्लम नहीं आएगी। और देखते हैं, जैसे कोई चीज 100 है, अब वो 30% बढ़ गई, 130 हो गया, लेकिन 50% कम हो गई, क्या बची? 50/100। अगर आप इसको हल करेंगे तो देख रहे 13 × 5 = 65 आ जाएगा। कोई चीज पहले 100 था, अब 65 बचेगा। तो बताओ क्या इससे पता चल रहा है कि 35% की खपत कम हो गई, यानी उसकी आय कम हो गई। ये रहा आपका वो पिछले वीडियो का मैं बात कर रहा हूँ। ये सेक्शन थोड़ा सा मैंने दोहरा दिया। अब आगे चलते हैं, कुछ नई बात करते हैं। जनसंख्या से संबंधित सवाल करते हैं। जनसंख्या, इसमें कई तरह के सवाल आएंगे। जनसंख्या से संबंधित सवाल होंगे, चुनाव से संबंधित सवाल होंगे, परीक्षा में पास करके संबंधित सवाल होंगे, वेन डायग्राम पर सवाल होंगे, और कई तरह के सवाल। वरना परसेंटेज पूरा भरा हुआ है तरह तरह के सवालों। आइए जनसंख्या वृद्धि पर बात करें। जनसंख्या वृद्धि अब एक चीज और होती है, जनसंख्या वृद्धि मशीन का अवमूल्यन होता है। मशीन का अवमूल्यन, अवमूल्यन माने होता है हरासमेंट, यानी उसकी कीमत का घट जाना अवमूल्यन कहलाता है। तो हम एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं और सब फार्मूला बताएंगे, और फिर ये भी बताएंगे अगर फार्मूला आपको नहीं याद हो तो और अच्छी बात। देखा जाए, किसी नगर की जनसंख्या P है, उसमें प्रतिवर्ष R% दर से वृद्धि होती है। उसमें प्रतिवर्ष R% दर से वृद्धि होती है, तो n वर्ष बाद नगर की जनसंख्या बराबर P 1 + R/100 पावर n। आपको याद होगा ये चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है। यहां क्यों आ गया? दरअसल चक्रवृद्धि ब्याज को का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम कॉन्सेप्ट जनसंख्या पर चलता है। क्योंकि आज जो हम पैसा जमा करते हैं तो एक जब उसका ब्याज क्रिएट होता है साल भर बाद, तो वो जो ब्याज निकल के आता है वो मूलधन में शामिल होकर के मूलधन की तरह व्यवहार करने लगता है। ऐसे ही जो आज आबादी पैदा होती है वो एक निश्चित समय बाद पेरेंट का बिहेव करने लगती है। किसी भी प्रजाति को सुरक्षित करने का एक बहुत बढ़िया नेचुरल तरीका है। तो देखो, ये हो गई आपकी n वर्ष बाद नगर की जनसंख्या। इसे में पूछा जा सकता है n वर्ष पहले नगर की जनसंख्या क्या थी?
अगर पहले की बात करें तो आप P अपान कर दो आप 1 + R/100 पावर n। अब यहाँ एक बात और सोचने की है कि जनसंख्या कोई रुपया नहीं है जो कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा या घटेगा, उसमें कभी कभी कमी भी होती है, कभी वृद्धि होती है। और देखा जाए एक और स्टेटमेंट लिखते हैं, एक नगर की जनसंख्या P है, उसमें पहले वर्ष R1% वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष R2% कमी हुई, तथा तीसरे वर्ष R3% वृद्धि हुई। अब देख लो हर साल कुछ अलग हो रहा, अलग अलग रेट परसेंट वृद्धि हुई। तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या, तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या हो जाएगी, मैं लिख रहा हूं P 1 + R1/100 1 - R2/100 और 1 + R3/100। आपने क्या देखा कि जब वो बढ़ रहा होता है तब हम प्लस सिंबल लगा रहे हैं, जब घट रहा होता तो माइनस सिंबल लगा रहे हो। तो जनसंख्या पर आपने देखा 3 फार्मूले हमने लिखवाया। अब फिर मैं कहूंगा यदि आपको ये याद हो जाए अच्छी बात है, नहीं याद हो तो बहुत अच्छी बात है ना। इसी समय मशीन का अवमूल्यन भी कर लें तब सवाल दिया जाए। और देखें किसी मशीन का मूल्य P रुपया है, उसमें प्रतिवर्ष R% दर से अवमूल्यन होता है, R% दर से अवमूल्यन होता है तो n वर्ष बाद मशीन का मूल्य P 1 - R/100 पावर n। देखो माइनस लगेगा क्योंकि अवमूल्यन माने होता है लगातार मूल्य घट रहा है, और n वर्ष पहले मशीन का मूल्य ये हो जाएगा P अपान 1 - R/100 पावर n। ये 2 फार्मूले अब आपने देख लिया, 3 फार्मूले बन गए जनसंख्या से संबंधित, 2 बन गए मशीन के मूल्य से संबंधित। सब पर एक एक सवाल जल्दी से करते हैं और लेते हैं सवाल। पहला सवाल, किसी नगर की जनसंख्या 8000 है, उसमें प्रतिवर्ष 5% दर से वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी, यही पूछा गया। किसी नगर की जनसंख्या 8000 है, उसमें 5% दर से प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है, 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या हो जाएगी। तो हम लिखेंगे 8000 1 + 5/100 पावर 3। अब हम इसे छोटा करेंगे, 5 से 20 हो जाएगा। अब काटू, गुणा 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20। अब बताओ 20 का क्यूब होता है 8000, पूरा 8000 कट गया, और 21 का क्यूब होता है 9261। आपका आंसर आ चुका है। इतना आसान, कहीं से कोई कठिन लगा नहीं, होता ही नहीं। अगला सवाल देखिए, एक सवाल हो, किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 13310 है, उसमें प्रतिवर्ष 10% दर से वृद्धि होती है, 10% दर से वृद्धि होती है,
तो 3 वर्ष पहले नगर की जनसंख्या क्या थी? 3 वर्ष पहले नगर की जनसंख्या क्या थी? जनसंख्या बताओ, ये सवाल पूछा गया। ध्यान से समझो, हमारी जनसंख्या वर्तमान में 13,310 है और ये बताया गया 10% दर से वृद्धि हो रही है और पूछा गया 3 वर्ष पहले नगर की जनसंख्या क्या थी। अब जब हम फार्मूले से लगाएंगे, कैसे लगाएंगे याद करो। फार्मूला में लिखवाया P/1 + R/100 पावर n। इस हिसाब से 13,310 अपान 1 + 10/100 और पावर 3। इसे हमें हल करना होगा तो 10 एक के अंदर से 11/10 और 11/10 ऊपर जाएगा तो 10/11 बन जाएगा। ये हो जाएगा 13,310 गुणा 10/11 गुणा 10/11 गुणा 10/11। अब 11 का क्यूब होता है 1331, 10 बार में कट गया और जनसंख्या आ गई 10,000। अब मैं कह सकता हूं कि आपने सूत्र इस्तेमाल किया, अगर सूत्र नहीं इस्तेमाल करते तब भी होता। कैसे? अगर 10% जनसंख्या बढ़ रही है और हमको बाद वाली जनसंख्या पूछा जाता तो मैं लिखता 110/100, 110/100। लेकिन हमको पीछे जाना 3 साल तो मैं लिखूंगा 100/110, 100/110। देख लो 13,310 जनसंख्या है, उसमें 10% वृद्धि हो रही है तो मैं लिखता 110/100, 110/100, 110/100। लेकिन नहीं, हमको 3 साल पीछे जाना तो मैं लिखूंगा 100/110, 100/110, 100/110। और देखो इसको मैं काटूंगा 100/110, 100/110 और 100/110। ये जो कार्य फिर वही उत्तर आया। एक 0 तो ऐसे उड़ जाएगा और 11 का क्यूब से 11 कट ही जाएगा 10। ये सारे 4 बार 10 बचे तो आप इसको गुणा करेंगे तो हमेशा 10,000 ही आएगा। तो आपने देखा कि आपको सूत्र याद है तब भी आता है, अच्छी बात है, और नहीं याद है तो बहुत अच्छी बात है, उत्तर तो आपका बन ही गया। अब एक और सवाल हो जाना तीसरे फार्मूले पर। और देखा जाए एक नगर की वर्तमान जनसंख्या, एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 20,000 है। उसमें पहले वर्ष 10% वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 30% कमी हुई तथा तीसरे वर्ष 20% वृद्धि हुई। बताओ 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या है, क्या होगी? नगर की जनसंख्या क्या होगी? आपको मैं जो एक एक टाइप का सवाल बता रहा हूं, ये छोटे सवाल हैं, बेसिक सवाल लेकर के बताने की कोशिश ये है कि कहीं पर भी लड़का किसी भी लेवल पर हो, कैलकुलेशन करना उसको आ जाए। अगर वो कैलकुलेशन कर गया यानी वैल्यू को सही ढंग से लिखना जान गया तो फिर बड़ी गिनती भी काट ही लेगा अभ्यास के दौरान। और जब हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेंगे तो कोशिश हमेशा ये रहती है आए हुए प्रश्नों को हम लेते। और देखा जाए अगर हम फार्मूले से करें, इसका फार्मूला ये बनेगा 20,000 1 + 10/100 1 - 30/100 और 1 + 20/100। यही हल करना है। और देखा जाए एक 0 जहां जहां कर सकता है हम काट सकते हैं। 20/2500 ये बन जाएगा 20,000 और गुणा 11/10 गुणा 10 से 10 में 3 घटाओ 7/10 गुणा 5 के 5 6/5। यही काटना है। और काटा जाए तो ये दोनों 10 से 00 कट जाएगा और 5 से तो आप काट दोगे 5 चौक 20 40 हो जाएगा। अब चलो गुणा करें 11 चौक 44 440 और गुणा 7 तो 0 4 चौक 28 2 28 2 3 और गुणा 6 कर दो बस तो 0 6 6 48 और 6 3 18। ये आपका उत्तर है 18,480। जनसंख्या हमारी थोड़ी सी कम हो गई ना। अच्छा अगर आप सूत्र नहीं याद करते तो भी कोई समस्या नहीं थी। देखो कैसे, हमने लिख दिया 20,000। अब 10% बढ़ी है 110/100, 30% घटी है 70/100,
और फिर 20% बढ़ी है 120/100। इसको काट के देखिए वही उत्तर आएगा, जरा सा इधर उधर नहीं होने जा रहा। देखो 4 जीरो इसका 4 जीरो इसका काट दिया और 2 जीरो इसका 2 जीरो इसका भी काट दिया, नीचे कुछ नहीं बचा है ना। 1177 और दूना 214 154 और मैं 120 से गुणा करना। 0 12 चौका 48 4 12 पर 7 4 64 6 12 के 12 6 18। देखो वही उत्तर आया 18,480। तो आपने देखा अगर आपको सूत्र याद है तब भी और नहीं याद है तब भी बहुत आसानी से आप सवाल कर पा रहे हैं। अब हमने जनसंख्या सवाल देख लिए, अब मशीन के अवमूल्यन पर देखना है। मान लो एक मशीन का वर्तमान मूल्य 50,000 है, उसमें प्रतिवर्ष 20% दर से अवमूल्यन होता है। तो 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा? क्या होगा आपको बताएं। मशीन अगर लोहे की मशीन है तो मान लो उसका कुछ मूल्य है भी। ये जो मोबाइल मशीन आपके हाथ में है जिस पर आप हमको देख पा रहे हैं, इस मशीन की कीमत तो जो तेजी से गिरती है। आप 20,000 का मोबाइल खरीदी और 2 साल बाद उसकी कीमत देख लीजिए, एक्सचेंज ऑफर में क्या कीमत मिलती है बाहर तो बात छोड़ ही दीजिए, इतना तेजी से मूल्य गिरता। हमने तो खाली 20% डाउन किया। और देखा जाए अगर हम सूत्र से लगाएंगे तो लिखेंगे 50,000 1 - 20/100 पावर 3। इसे काट देंगे 20-2500, 5 के 5 में से गया 4, ये बन जाएगा 50,000 गुणा 4/5 गुणा 4/5 गुणा 4/5, यही है। तो 25 दूना 50 और 5 से भी ये कट ही जाएगा 400। तो 4 चौके 16 चौके 64 गुणा 400, यही आपका उत्तर आया 0 0 4 चौक 16 4 से 24 से 25। आप देख लो मूल्य कहाँ रह गया। 50,000 के मशीन केवल 25,600 की रह गई 3 साल बाद। ये है कहानी, इतना तेजी से मशीन का अवमूल्यन होता है। अब मान लो कभी कभी एक सवाल ऐसे बनाया जाए तो एक मशीन का वर्तमान मूल्य, इसको हटा दें, एक मशीन का वर्तमान मूल्य 7,290 रुपया है, उसमें 10% दर से अवमूल्यन होता है। तो 3 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या था? अभी घटते घटते ये 7,290 बचा है, पहले इसका मूल्य क्या था? अगर हम फार्मूले से लगाएं, कैसे लगाएंगे? 7,290 बटा 1 - 10/100 और पावर 3। अब इसको हम काटे तो 10 के 10 में से 1 घटा और 9/10 हो जाएगा, और 9/10 जब ऊपर जाएगा तो 10/9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7,290 गुणा 10/9 गुणा 10/9 और गुणा 10/9। 9 का क्यूब होता 729, 10 बार में कट गया। मशीन का मूल्य था 10,000 रुपये। ये देखो सवाल कैसा। तो आपने जनसंख्या की सवाल और मशीन से अवमूल्यन से संबंधित सवाल देख लिया। अब हम अगले पॉइंट की चर्चा करें। अगला पॉइंट की चर्चा होगा, किसी वस्तु को जब आप खरीदने जाते हैं तो आपके साथ 3 संभावनाएं हो सकती हैं। जो रेट आप सोच कर जा रहे हैं उसी रेट में वो सामान मिल जाएगा, या उससे महंगे में मिल जाएगा, या उससे सस्ते में मिल जाएगा। 3 कंडीशन हो सकती है। तो कभी कभी ऐसा सवाल बनता है कि शेयर के मूल्य में इतना % कमी हो जाने से
कोई ग्राहक इतने रुपए में इतना किलो सेब ज्यादा पा जाता है, तो सेब का नया मूल्य बता दो या पुराना मूल्य बता दो। एक स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, उसको आप देख लीजिए। फार्मूला लिखवाऊंगा और फिर कहूंगा, अगर आप फार्मूला भूल जाए तो बहुत अच्छी बात। और देखा जाए, सेब के मूल्य में x% कमी या वृद्धि कुछ भी हो सकता है, होने से कोई ग्राहक ए रुपए में बी किलोग्राम सेब अधिक या कम प्राप्त करता है, तो सेब का नया मूल्य, सेब का नया मूल्य बराबर होगा x/100 गुणा a/b रुपया पर केजी। देख रहे हो, x/100 गुणा a/b रुपया पर केजी। ये इसमें देखो प्लस माइनस का सिंबल नहीं है, इसलिए ये वृद्धि पर भी लगता है और कमी पर भी लगता है। एक ही फार्मूला दोनों जगह लग जाता है। अगर सूत्र के माध्यम से, सवाल के माध्यम से इसको समझा जाए, और फिर मैं कहूंगा अगर सूत्र नहीं याद है तो बहुत अच्छी बात, याद है तो अच्छी बात, और नहीं याद है तो बहुत अच्छी बात। एक प्रश्न मैं लिखता हूं, लगा के देखा जाए। सेब के मूल्य में 20% कमी होने से कोई ग्राहक 400 रुपए में, कोई ग्राहक 400 रुपए में 2 किलोग्राम सेब अधिक पा जाता, तो सेब का नया मूल्य बताइए। पूछा गया, क्या करेंगे? 20% डाउन हुआ है, आप लिखेंगे 20/100 ए रुपया में, यानी 400 रुपए में 2 किलोग्राम सेब अधिक पा गया। अब ये 0000 काट दो, 2 दूना 4, आपका उत्तर आ गया 40। सेब का नया मूल्य आ गया 40। अगर हमको पता करना हो कि पुराना मूल्य क्या था, तो बताओ 20% डाउन हुआ तब जाके 40, यानी शुरू में कितना रहा होगा? 50। देख लो, अगर मैं कहूं सेब का पुराना मूल्य पी रहा होगा और 20% डाउन हुआ है तब जाके उसका मूल्य 40 है, तो पी बराबर होगा 40 गुणा 100/80। 40 दूना 80 काटोगे, 2 से कटेगा 50, और आप कहेंगे उसका पुराना मूल्य क्या था? 50 रुपया पर केजी। ये तो हो गया तब जब आपको सूत्र याद था। अब बहुत अच्छे से आप यह सूत्र लगा देंगे और तुरंत उत्तर बन जाएगा। अब मैं इसी सवाल को सूत्र के बिना लगाते हैं और देखते हैं कि यही सवाल बिना सूत्र का कैसे होगा, क्योंकि सवाल वहां पर लिखा ही गया, दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। तो मान लीजिए सेब का पुराना मूल्य मैं यहाँ लिख देता हूँ, पुराना, यहाँ लिख देता हूँ नया। तो इन्होंने कहा कि 20% रेट डाउन हुआ है, यानी अगर पहले 100 रहा होगा, अब नया रेट 80 हो गया होगा, है ना। इसे छोटा कर लेते, कैसे छोटा करेंगे? 20×25 100, 20×4 80, यानी पहले 5x रेट होगा तो अब 4x होगा। अब बताओ, एक व्यक्ति 400 रुपया लेकर बाजार गया, उसने सोचा था 400 रुपया में 5x के भाव से सेब मिल जाए, लेकिन वहां जब जाके देखा तो वहां 4x के भाव से सेब उपलब्ध था, तो पहले की अपेक्षा वो 2 किलो ज्यादा पा गया। हमने यहाँ 2 लिख दिया। देखो ये सवाल देखो, 400 रुपया लेकर गया और 5x के भाव सोचा था, लेकिन वहां जब 4x भाव मिल गया तो ज्यादा सेब पा गया। कितना ज्यादा पा गया? 2 किलो ज्यादा पा गया। इसमें इसको मैंने घटाया और 2 आ गया। आओ हल करें। तो 4 से 1 कट गया 100 बार में, और 5 से 1 कट गया 80 बार में। 100 में से 80 घटाओ 20, 20/x बराबर 2, x बराबर आ गया 10। अगर x बराबर 10 आ गया तो देखो पुराना मूल्य 10×5 = 50 है और नया मूल्य 10×4 = 40। बहुत जबरदस्त सवाल है। ऐसे तमाम सारे प्रश्नों को आप इस सवाल से देख सकते हैं। तो मैंने विदाउट फार्मूला भी देख लिया और फार्मूले से भी देख लिया।
बहुत आसानी से सवाल आ गया। हो गया। अगर हम बच्चों के पास फेल से संबंधित बात करते हैं तो पास फेल पर फार्मूला तो नहीं बना हुआ है, लेकिन दो प्रकार के सवाल बनते हैं और उन्हें भी देख लिया जाए कि उसमें दो प्रकार के शेष कौन बनते हैं। देखो सवाल, किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक पाना अनिवार्य है। अंक पाना अनिवार्य, उस परीक्षा में लिख दिया गया भाई 40% पाओगे तभी पास होगे। किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक पाना अनिवार्य है। एक छात्र 37% अंक पाया और 15 अंकों से फेल हो गया। 15 अंकों से फेल हो गया यानी 15 नंबर कम पाया, फेल हो गया। तो दोनों बात बतानी है, पूर्णांक तथा उत्तीर्णांक बताइए। उत्तीर्णांक समझ रहे हैं, पासिंग मार्क, उत्तीर्णांक और पासिंग मार्क दोनों बताना, मतलब मैक्सिमम मार्क बताना और पासिंग मार्क बताना। कैसे लगाया जाए मैं बताऊं परसेंटेज प्रश्न में, क्योंकि इसका मालिक 100 है तो जब कुछ सोचिए 100 सोच के देखिए तो आसान हो जाता है। मान लीजिए हमने मान लिया कि इसका पूर्णांक 100x रहा होगा। अब वो बच्चा जो है अगर 40% इसका यानी 40x पाया होता तो पास हो जाता, लेकिन वो पाया नहीं। वो पाया कितना? 37% यानी 37x पाया और इसकी वजह से वो फेल हो रहा। कितने नंबर फेल हो रहा? 15 नंबर। यानी अगर इसमें इसको घटा दें तो यहाँ 15 आना चाहिए बस। अब 40 में से 37 घटाओगे आप, आएगा 3x और 3x बराबर 15, x बराबर 5। अगर x बराबर 5 ये हो गया 500। उसे पाना कितना चाहिए था? 5 24 200। 500 में से अगर 200 पा जाए तो परीक्षा पास हो जाएगा। यह जो तरीका है, आप ऐसे अगर 3-4 सवाल लगा लेंगे, मेरी बात मान कर लगाइए आप 4 सवाल ऐसे, लेकिन मान लीजिए 5वां सवाल के लिए आपको कलम नहीं चलाना पड़ेगा। ये सवाल मौखिक होता, आप में से कई लोगों ने कर भी दिया होगा। जब से हम सवाल लिख रहे थे तब तक कई का उत्तर आ गया होगा, मैं जानता हूँ, मैंने ऑफलाइन में करवा के देखा है, सब लोग धड़ धड़ बताते। ये हुआ 1 वे टाइप का सवाल, सिंगल सेल। अब इसी में डबल भी होता है, एक लड़का पास होने से कुछ ज्यादा पा जाता है, उसको कैसे देखते हैं आओ देखा जाए। किसी परीक्षा में एक छात्र 38% अंक पाया और 40 अंकों से फेल हो गया। 40 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में दूसरा छात्र 48% अंक पाया और 60 अंक अधिक पा गया। अधिक पा गया का मतलब क्या होगा? जितना उसे पासिंग मार्क्स चाहिए उससे भी 60 नंबर ज्यादा पा गया। तो अब यहां फिर दोनों बात बताना है। कौन कौन बात? एक पूर्णांक बताना है और उत्तीर्णांक बताना, दोनों बताना। पूर्णांक और उत्तीर्णांक दोनों बताना है। कैसे लगाया जाएगा बहुत ध्यान से देखिए। मैंने मान लिया पूर्णांक 100x है। अब एक बच्चा 38% पाया है यानी 38x पाया और दूसरा बच्चा 48% पाया है यानी 48x पाया। अभी जो 38 पाया है 40 नंबर से फेल हो रहा है, अगर इसको हम 40 नंबर दे दें जस्ट पास हो जाएगा। और ये जो 48% पाया है ये 60 नंबर ज्यादा पा गया है, इसमें 60 नंबर ले लें तब भी ये पास हो जाएगा। और फिर ये दोनों बात हो गई बराबर। बोलो अब हल करना कितना आसान है। अगर हम 38 इधर ले जाएं तो 10x बचेगा और 60 इधर लाएं तो 100 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 10।
जैसे x बराबर 10 हुआ तो पूर्णांक क्या हो गया 1000, बोलो, और उत्तरांक कितना हो जाएगा, ये रहा 380 में 40 मिलाओ 420, यानी कि पूर्णांक हो गया 1000 और उत्तरांक हो गया 420। तो अब आप देख सकते हैं यह सवाल कितने आसानी से हल हो गया। हम 100x जब मान के चलते हैं तब सवाल बेहद आसान हो जाता है, और 100 नहीं रहता है x केवल मान लीजिए तो थोड़ा सा भिन्न भिन्न आ जाएगा फ्रैक्शन, और जितना ज्यादा फ्रैक्शन होता है नए बिगनर जो विद्यार्थी होते हैं उससे दूर होते चले जाते हैं। कोशिश करिए जिस सवाल को हमें खुद ही लगाना, हम उसे बड़ा क्यों करेंगे, बड़ा करेंगे तो खुद झेल जाएंगे, सही कह रहे हैं। अच्छा, क्या इस पर एक सवाल और देखा जाए, आइए देखते हैं एक और। एक छात्र किसी परीक्षा में, एक छात्र किसी परीक्षा में 32% अंक पाया और 15 अंकों से फेल हो गया, 15 अंकों से फेल हो गया, उसी परीक्षा में दूसरा छात्र 37% अंक पाया और उत्तीर्णांक से 10 अंक अधिक पा गया, तो आपको क्या बताना है, पूर्णांक और उत्तीर्णांक दोनों बताना, पूर्णांक और उत्तीर्णांक दोनों बताना है। और देखा जाए, हम मान लेंगे पूरी परीक्षा 100 से रही होगी, पहला बच्चा 32 अंक पाया था, 32 पाया होगा, और दूसरा बच्चा 37% पाया है यानी 37 पाया होगा। पहले बच्चा 15 नंबर फेल हो रहा, उसे 15 नंबर दे दिया जाए, और दूसरा बच्चा 10 नंबर ज्यादा पा गया, उसे ले लिया जाए, और तब इन दोनों को बराबर कहा जा सकता है। अब 32 उधर जाएगा तो 5x बचेगा, और 10 इधर आएगा तो 25 हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 5। अगर x बराबर 5 आ गया तो पूर्णांक कितना आ गया 500, उत्तीर्ण हो गया 500, और ये रहा उत्तीर्णांक 5 2 10 5 160 प्लस 15, देखो 160 प्लस 15 बराबर 175, यानी कि अगर वह बच्चा 175 पा जाता तो पास हो जाता ना, 175 पा जाएगा तो पास हो जाएगा, यानी पूर्णांक है 500 का, और अगर वह बच्चा 175 पा जाता है तो पास हो जाता। तो आपने देखा इस तरह सवाल को कितना आसानी से मौखिक तरीके से सोच करके लगाया जा सकता है, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। आज के डेट में आपने क्या क्या देखा, आज आपने जनसंख्या संबंधित सवाल देख लिया, मशीन के एम्बुलेंस से संबंधित सवाल देख लिया, और अगर कोई रेट घट जाए या बढ़ जाए, इतने रुपए में इतना वस्तु अधिक खरीद सकता है, इस पर बताऊं कई सवाल बने हुए आपकी किताब में, जरूर दोहरा लीजिएगा। और ये पास फेल से संबंधित आपने सवाल देखा, इतने फार्मूले अगर आज आपने तैयार कर लिया तो आज का दिन शुभ हो जाएगा। यानी रोज के रोज ऐसे ही अगर इतने तरह के प्रश्नों को तैयार करें आप, एक दिन ऐसा आएगा जब आपको बहुत सारे सवाल तैयार हो जाएंगे और आप एकदम हीरो बन जाएंगे। अभी भी हीरो हैं, थोड़ा सा जानकारी हो जाएगी तो और अच्छे हीरो बन जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।